दोस्तों नमस्ते। पहले पूरे भारत का एक बार खाका खींचते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को एक-एक घटनाओं को अच्छे से पढ़ेंगे। इतिहास को बिल्कुल भी रटना नहीं है, समझना है। हम पूरा इतिहास देखेंगे, शुरू से ये पहला पार्ट है। चलो शुरू करते हैं। तो आधुनिक भारत के इतिहास को शुरू करने के लिए हमको सबसे पहले जानना होगा कि घटनाएँ कैसे घट रही थी। तो सबसे पहली घटना जो थी, वो 1600 के आसपास हो क्या रहा था, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन हुआ। क्या हुआ? यूरोपीय कंपनियों का यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन हुआ है ना। अच्छा, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके कारणों को देखेंगे। तो कारण बहुत से प्रकार के कारण हैं। जैसे कारण देखते हैं, यूरोपीय कंपनियों का आने का कारण देखते हैं। कारण तो क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके आने के, तो कारण हम देखते हैं। पहला जो कारण मान सकते हैं, वो सबसे प्रमुख कारण तो 1453 की घटना थी। हम घटना को भी देखेंगे, 1453 की घटना। ठीक है। दूसरा जो कारण था, वो शासकों का प्रोत्साहन, ये मान सकते हैं, शासकों का प्रोत्साहन। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है आविष्कार। तीसरा कारण क्या है? आविष्कार। चौथा धार्मिक कारण है। और जो पांचवा कारण है, हम इन चारों चारों कारणों का एक बार देखते हैं कैसे कैसे घटनाएं घटी। तो 1453 की घटना क्या थी? 1453 की घटना थी, 1453 पूरे विश्व के इतिहास में सबसे प्रमुख घटना के रूप में देख सकते हैं। तो ये चारों पांचों घटना को देखते हैं हम एक बार, है ना। तो 1453 को देखते हैं सबसे शुरू। तो 1453 में ऐसा क्या हुआ था कि यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन शुरू हुआ। तो 1453 में सबसे बड़ा चीज़ हुआ था, सबसे बड़ा घटना, कि जो रोमन साम्राज्य था, ये हो गया साउथ अफ्रीका, बनाते हैं नक्शा। साउथ अफ्रीका और ये हो गया भारत, है ना। ये भारत हो गया। तो 1453 में ऐसा क्या घटना घटा, तो यहाँ पास क्या था, ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, रोमन साम्राज्य था। ये दो भाग में बटा था। एक था पूर्वी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य, और ये थे का पश्चिमी रोमन साम्राज्य। ये इटली का क्षेत्र है। ठीक है। तो हुआ क्या, 1453 में ऑटोमन तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अपना आक्रमण कर लिया। कुस्तुनतुनिया कहाँ था, कि जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है, यहाँ कुस्तुनतुनिया था, इसको अपनी राजधानी बना ली उन्होंने। यहाँ पूरा पूर्वी रोमन साम्राज्य में उनका अधिकार हो गया। किनका? ऑटोमन तुर्कों का। कुस्तुनतुनिया को अपनी राजधानी बनाई, कुस्तुनतुनिया, है ना, इसको अपनी राजधानी बनाई। और जो भारत के साथ या एशियाई देशों के साथ जो मसालों का व्यापार होता था, वो कैसे होता था, तो वो इसी रास्ते से होता था, और बहुत ज़्यादा प्रचलित था ये व्यापार, है ना। बहुत ज़्यादा प्रचलित था ये व्यापार जब ऑटोमन तुर्कों का यहाँ कब्जा हुआ, तो इधर के जो व्यापारी थे, उनका इस रास्ते से व्यापार करना कठिन हो गया, क्योंकि इस रास्ते पे तुर्कों का खतरा था बहुत ज़्यादा। तो एक्चुअल में हो क्या रहा था, तो अब नए रास्तों की तलाश होगी। सीधी सी बात है, ये वाला रास्ता ब्लॉक होगा तो नए रास्तों का तलाश करेंगे। तो नए रास्तों का तलाश कैसे होगा, तो नए रास्तों का तलाश होगा। यहाँ जो पुर्तगाल है ना, ये हो गया पुर्तगाल, और ये हो गया स्पेन। ये पुर्तगाल हो गया, ये स्पेन हो गया, इसके ऊपर में फ्रांस है ना, यहाँ फ्रांस। ये फ्रांस और इटली एकदम मिला हुआ है, आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। फ्रांस है ना, ये फ्रांस हो गया। तो ये वाला रास्ता ब्लॉक हो गया। तो उसके कारण क्या हुआ, ब्लॉक होने के कारण, तो ये जो पुर्तगाल है और फ्रांस, यहाँ के शासकों ने प्रोत्साहित किया कि यहाँ का व्यापार जारी रहे, क्योंकि
जो क्या बोलते हैं यहाँ व्यापार होता था उसको सुचारू रखने के लिए नए रास्तों का तलाश करेंगे। तो जो पुर्तगाल का एक राजकुमार था, क्या नाम था उसका, हेनरी द नेविगेटर, है ना, पहला जो राजकुमार था हेनरी, उन्होंने क्या किया, वो यहाँ तक आए और ये जो दक्षिण साउथ अफ्रीका का तटीय इलाका है यहाँ तक आके वो इसका पूरा मैप बनाए और वापस यहाँ से चले गए। पहले व्यक्ति हेनरी थे। दूसरे व्यक्ति थे बार्थोलोमियो डियाज, जिन्होंने बंदरगाह की खोज की, किसकी, कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप की खोज की किसने की, दूसरे व्यक्ति कौन थे, बार्थोलोमियो डियाज, दूसरे व्यक्ति बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है। जो तीसरे व्यक्ति थे वो थे हमारे वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा क्या किए, किसके साथ है वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा है अब्दुल मजीद नाम का एक व्यापारी था गुजरात का, भारत का ही, उसके साथ वो होते हुए भारत को ढूंढते हुए सबसे पहले वाया गुड कैप ऑफ गुड होप आए। यहाँ से वो पहुंचे कालीकट, केरल के कालीकट बंदरगाह में। और यहाँ का एक हिंदू राजा था, उसकी क्या उपाधि थी, जमोरिन, है ना, इस राजा की उपाधि क्या थी, जमोरिन। इन्होंने वास्को डी गामा का बहुत ज़्यादा स्वागत किया और अरब व्यापारियों का विरोध हुआ बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पास अरब है, अरब का बहुत अच्छे से व्यापार होता था। तो इन्होंने पुर्तगालियों का, वास्को डी गामा का बहुत ज़्यादा विरोध किया। तो इन्होंने अपने मसालों का व्यापार किया, मसाले खरीदे यहाँ से और मसाले लेके यहाँ चले गए। और इनको 60 गुना फ़ायदा हुआ इस व्यापार से। कितने गुना, 60 गुना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। रास्ते का खर्च सारा अगर निकाल दें तब भी इनका जो वो था व्यापार था वो 60 गुना ज़्यादा, इतना ज़्यादा इनको फ़ायदा हुआ। तो एक तो पुर्तगाल के जो शासक थे उन्होंने प्रोत्साहित किया, और जो स्पेन के शासक थे उन्होंने भी यहाँ आने के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये जो 1453 की घटना हुई कि ऑटोमन तुर्कों ने यहाँ अधिकार किया, उसके बाद जो पुर्तगाली लोग थे, स्पेन के लोग थे, फ्रांस के लोग थे, उन लोगों ने दूसरे रास्तों का तलाश किया, ये वाले रास्ता ब्लॉक होने के कारण। तो सबसे बड़ा पुर्तगालियों ने क्या किया, यहाँ से वाया कैप ऑफ गुड होप कालीकट पहुँचे, यहाँ से मसाला लेके वापस चले गए। तो इसके कारण दूसरे लोग भी देखे कि इनको बहुत फ़ायदा हुआ, तो फिर दूसरे लोगों का भी आगमन ऐसे धीरे धीरे हुआ। तो सबसे पहला घटना क्या मान सकते हैं, 1453 की घटना, पुर्तगालियों के आगमन की, है ना। अच्छा, ये मसालों का उपयोग एक चीज़ के लिए और करते थे, यहाँ बहुत ठंड पड़ता था, तो ये मांस को ना प्रिजर्वेटिव के रूप में, मांस को बहुत दिन तक रखने के लिए इसमें ना काली मिर्च का लेप लगाते थे। काली मिर्च बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है, तो ये काली मिर्च का लेप लगाते थे। तो इसके लिए भी मसाले बहुत महत्वपूर्ण थे इन यूरोपीय कंट्रियों के लिए। तो पहला चीज़ क्या देख लिए हैं लोग, 1453 की घटना देखिए कि ऑटोमन तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अपना अधिकार जमाया, फिर बाकी यूरोपीय देशों ने दूसरे रास्तों की तलाश की और फिर इस प्रकार से भारत पहुँचे, ठीक है। ये हो गया पहली घटना 1453 की, यूरोपीय कंपनियों का आगमन के कारण है ये ना, किस कारण से वो आए, क्योंकि 1498 में खुद 1500 के आसपास वास्को डी गामा यहाँ पहुँचे थे, फिर 1600 के आसपास सारे यूरोपीय कंपनी यहाँ आने लगे धीरे धीरे करके, है ना। ये सब चीज़ की घटनाओं को देखेंगे। तो भौगोलिक खोजों का युग क्यों आरंभ हुआ, इधर रास्ते क्यों खोजने लगे, तो पहले 1453 की घटना देख चुके, 1453 की घटना। दूसरा क्या था भाई, शासकों का प्रोत्साहन भी तो रहेगा, शासक भेजेंगे नहीं तो आदमी कैसे आ पाएगा, स्वयं के संसाधन तो इतना है नहीं कि इतना दूरी तय करे, तो शासकों का प्रोत्साहन था और खासकर पुर्तगाल और स्पेन के ना शुरू में, तो यही मान सकते हैं, ये पहला कारण, ये दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या दे सकते हैं, तीसरा कारण, अब इतना दूरी जब कोई व्यक्ति तय करेगा तो कैसे तय करेगा, उसके लिए संसाधनों की आवश्यकता हुई। तो कुछ कुछ चीज़ों का उसी समय आविष्कार हुआ, जैसे कि इन चीज़ों का आविष्कार हुआ, कंपास का आविष्कार हुआ, कंपास मतलब दिशा सूचक, है ना, तभी तो आप पाएंगे नाविक लोग, दिशा सूचक, कंपास का आविष्कार हुआ। दूसरे किस चीज़ का आविष्कार हुआ, दूरबीन का आविष्कार हुआ। तीसरा क्या चीज़ था, तीसरा था जहाज का निर्माण हुआ, जहाज़ों का निर्माण हुआ। जहाज रहेंगे, दूरबीन रहेगा, कंपास जिसे दिशा देखेंगे, तभी तो ये सब आ पाएंगे। हाँ, तो ये प्रमुख कारण थे कि इन्होंने मतलब भौगोलिक खोजों को, जो रास्तों का खोज किया, ये सब कारण है कि कुछ आविष्कार भी हुए उस समय, इसलिए इधर आ पाए, है ना। अब और क्या कारण देख सकते हैं, तो इनका कारण प्रमुख दूसरा कारण मान सकते हैं, एक धार्मिक कारण भी था, ईसाई धर्म का प्रचार करना, ये नॉर्मल चीज़ है, ईसाई धर्म का प्रचार। और
तीसरा कारण मान सकते हैं, जो भारत और इंडोनेशिया के स्पाइस द्वीप, जहाँ वहाँ बहुत अच्छे अच्छे किस्म के मसाले होते थे, इंडोनेशिया में भी और भारत में भी। तो इसके कारण भी यूरोपीय लोग इधर आकर्षित हुए और आए। और ये सब नए रास्तों का तलाश कैसे हुआ, वाया केप ऑफ गुड होप क्यों आए, क्योंकि ऑटोमन तुर्कों ने यहाँ अपना अधिकार स्थापित कर लिया था पूर्वी रोमन साम्राज्य में, है ना, इस कारण ये है। तो इतने सारे कारण हो गए, यूरोपीय कंपनियों के आगमन का ये कारण रहा। ठीक है, आगे क्या हुआ, जब यूरोपीय कंपनियां भारत आई तो दूसरी कंपनियां भी उनको देख कर यहाँ आने लगी। तो हो क्या रहा था, जब यूरोपीय कंपनियां आई तो 1600 से 150 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 150 वर्षों तक इन्होंने सिर्फ व्यापार किया। 1600 से 150 वर्षों तक, तो 1600 के 150 वर्ष जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 1750। तो 1757 के आसपास एक बहुत भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण घटना, 1757 देखो, 150 वर्षों तक, 1600 के बाद 150 वर्षों तक व्यापार किए इन लोग। 1757 में क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, है ना, प्लासी का युद्ध। अच्छा, प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो इसका एक्चुअल डेट था 23 जून 1757, ये घटना था। अच्छा, किसके किसके बीच युद्ध हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। अभी कारण क्या था, क्यों हुआ, ये सारा चीज बाद में देखेंगे, जब ये पूरा हम लोग रूपरेखा कंप्लीट कर लेंगे। तो इनके बीच हुआ प्लासी का युद्ध। अच्छा, प्लासी के युद्ध से ही कंपनी इतनी सुदृढ़ हो गई कि कंपनी का ना, एक तो कंपनी के प्रशासन का ना नींव पड़ गया। इस युद्ध के कारण कंपनी के प्रशासन का नींव पड़ा भारत में। ये युद्ध इतना महत्वपूर्ण था कि इस युद्ध से ही डिसाइड होगा कि अगले 200 वर्षों तक भारत में कौन राज्य करेगा। तो अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीता, भले ही वो सैन्य ताकत के साथ नहीं जीते, चालाकी से जीते, लेकिन ये युद्ध जीतने के कारण उनका बंगाल में पूरा अधिकार हो गया। बंगाल में अधिकार होते ही कंपनी क्या हो गई, कंपनी नृप निर्माता हो गई। मतलब राजाओं का खुद जिसको पाए उसको बनाए, जैसे मीर कासिम को बनाए, फिर मीर जाफर को बनाए, फिर मीर कासिम, तो ये सब उन क्या हो गई, कंपनी नृप निर्माता हो गई। इसके साथ ही और क्या हुआ, प्लासी के युद्ध से क्या हुआ, वित्तीय स्थिति इनकी बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हो गई, क्योंकि पहले से बंगाल बहुत समृद्धशाली था और बंगाल के समृद्धता का इन्होंने बहुत फायदा उठाया। फिर यहीं के संसाधन से उन्होंने सामान खरीदा, व्यापार किया और चले गए। तो दूसरा सबसे चीज था, इनकी वित्तीय स्थिति क्या हो गई, बहुत अधिक सुदृढ़ हो गई, है ना। कंपनी को इस युद्ध से 24 परगने का जमींदारी मिला, कंपनी को 24 परगने का जमींदारी भी मिला, है ना, राजस्व वसूलते थे यहाँ। अच्छा, और कंपनी में ना, जब कंपनी प्लासी के युद्ध जीता तो कंपनी को पहले बंगाल में कि कौन कौन से राज्य आते हैं अभी के, कौन कौन से राज्य, एक तो उड़ीसा हो गया, एक खुद बंगाल हो गया, और कौन है, एक बिहार हो गया। तो यहाँ इनको मुक्त व्यापार का अधिकार भी प्राप्त हो गया, उड़ीसा, और ये हो गया बंगाल। ये पूरा बंगाल साम्राज्य था ना, बंगाल प्रेसिडेंसी था, इतने नाते थे। तो यहाँ तीनों जगह इनको क्या हुआ, मुक्त व्यापार का अधिकार भी मिला। ये 1757 की घटना है। इनकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ हुई, इसका कारण सबसे बड़ा क्या था, इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के पीछे का कारण एक छोटा सा चीज समझते हैं हम। पहले जब ये आते थे पुर्तगाली, ये यूरोपीय लोग आते थे, तो ये व्यापार किससे करते थे, भारतीयों को क्या देते थे, भाई वहाँ का पैसा अलग, यहाँ का पैसा अलग, तो अपने साथ छोटे छोटे सोने के टुकड़े लाते थे, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, बुलियन। 1757 की पहले की घटना है, जब ये 150 वर्षों तक व्यापार किए तो ये अपने साथ बुलियन लाते थे। ये बुलियन के लाने से क्या हुआ कि पूरे विश्व का सोना भारत में आने लगा, है ना, सब जगह से इन लोग बुलियन लाते थे और बुलियन से यहाँ व्यापार होता था। यहाँ सोना देते थे और यहाँ से मसाले और दूसरे आवश्यकता पूर्ति की चीज़ें ये ले जाते थे। तो इससे क्या हुआ, भारत की स्थिति और सुदृढ़ होती गई इन 150 वर्षों में जब इन्होंने व्यापार किया। लेकिन 1757 में जैसे ही इनका बंगाल में इनका नींव पड़ा प्रशासन का, कंपनी का, तो ये बुलियन लाना बंद कर दिए, क्योंकि इनको 24 परगने की जिम्मेदारी मिली, दीवानी मिली इनको, यहीं से ये राजस्व वसूलते
और एक तो कर मुक्त, कोई टैक्स भी ना पटाना पड़ता इसको। तो यहीं के संसाधन को देते, यहीं के पैसे को देते और यहीं से के पैसे से सामान खरीदते और जाके इनको बेचते। तो पहला चीज़ क्या हुआ, बुलियन का ना भारत बंद हो गया, भारत के संसाधनों से ही यहाँ का सामान खरीदा जाता और ले जाते। तो भारत की आर्थिक स्थिति क्या हो गई, बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। तो 1757 के बाद की घटना को क्या बोलते हैं, इसके कारण लूट का काल भी बोला जाता है इसको, इसी कारण, है ना। अच्छा, इसी कारण नहीं है लूट का काल, लूट का कारण एक और चीज़ है, यहाँ की जो कृषि थी, अब यहाँ के तो उद्योग पूरे नष्ट हो गए क्योंकि बुलियन वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, व्यापार इन लोग को बहुत सहज हो गया, इन लोग को टैक्स बहुत कम देना पड़ता था, कर नहीं देना पड़ता था, दूसरे सभी व्यापारियों को कर लगता था। तो भारत का व्यापारी की स्थिति खराब होने लगा, है ना, बंगाल के जो व्यापारी थे उनका। और क्या हुआ, तो जो 24 परगनी की इनको जमींदारी मिली, वहाँ क्या होता था, ये खेत है, यहाँ की कृषि करते हैं किसान, है ना। तो इन यूरोपियों ने क्या करवाया, यहाँ ऐसे चीज़ों का खेती करवाई जिसका इन लोग व्यापार कर पाते, है ना, जैसे नील। और जिन भी संसाधन का दाम यूरोप में बहुत ज़्यादा था, उनका ये खेती करवाते थे और खेती ज़बरदस्ती करवाते थे और बहुत कम दाम पे खेती करवाते थे। तो क्या किए, नील विल की खेती किए सारे किसान, और इससे क्या हुआ, किसानों की भूमि बंजर होने लगी, अनाज का उगना कम हो गया, जिससे अनाज की कमी हुई, भूख क्या पड़ा, भूख, सूखा, अकाल, अनाज के कारण लोगों को तकलीफ़ें होने लगी। पूरी कृषि का वाणिज्यीकरण इन लोग करेंगे तो क्या होगा, कृषि की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो प्लासी का युद्ध इतना प्रभावकारी था। और जब 1857 की घटना देखेंगे तो पृष्ठभूमि के रूप में क्या मान सकते हैं, तो प्लासी का युद्ध पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करेगा। भले ही जो 1857 की घटना थी उसका तत्कालिक कारण कुछ भी हो, लेकिन पृष्ठभूमि यही था कि पूरा अंग्रेजों ने लूटना प्रारंभ कर दिया। और कितने वर्षों तक लूटा, तो 100 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, 100 वर्षों तक अंग्रेजों ने लूटना शुरू किया। अच्छा, 1600 से 150 वर्षों तक व्यापार, 1757 से 100 वर्षों तक लूटे इन लोग पूरे देश को। और 1757 से 100 वर्ष बाद कितना होगा, 1857। तो 1857 में क्या हुआ, 1857 में विद्रोह हुआ। उसको क्या बोलते हैं, 1857 का कोई विद्रोह बोलता है, सिपाही विद्रोह बोलता है, कोई विद्रोह बोलता है, कोई क्रांति बोलता है। 1857 की या 1857 की क्रांति, ये बोला जाता है इसको, ठीक है। अब एक दो शब्द को हम लोग देख लेते हैं, विद्रोह क्या है, क्रांति क्या है ना, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जो विद्रोह है, विद्रोह किसको बोलेंगे, विद्रोह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिवोल्ट। क्या बोलेंगे, रिवोल्ट बोलेंगे। अच्छा, कई लोग बोलते हैं, कई इतिहासकार बोलते हैं ये सिर्फ सिपाही विद्रोह था, मतलब म्यूटिनी, सिपाही म्यूटिनी होता है, ठीक है। तो विद्रोह जान गए, विद्रोह किसको बोलते हैं, मतलब विद्रोह ये है किसी व्यवस्था के खिलाफ, किसी व्यवस्था के खिलाफ जब एकाएक हिंसात्मक प्रदर्शन होगा, ठीक है, हिंसा होगी, उसको क्या बोलेंगे, विद्रोह बोलेंगे, ठीक है। किसी व्यवस्था के खिलाफ यदि एकाएक कुछ होगा और उससे हिंसा होगी तो वो होगा विद्रोह। कम समय के लिए विद्रोह, बहुत कम समय के लिए होगा, ठीक है। तो ये विद्रोह हो गया। दूसरा शब्द क्या आएगा, एक है क्रांति। क्रांति किसको बोलेंगे, रिवॉल्यूशन। ये क्या है, ये शब्दों को थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। क्रांति, अब 1857 की क्रांति क्या है, क्रांति का मतलब क्या होता है, चेंज, परिवर्तन लाना। अच्छा, चेंज कैसे, तो रिवॉल्यूशन जो क्रांति होती है वो अचानक होती है, पूर्व नियोजित नहीं होती है, अचानक होती है, और बहुत क्या होती है, कम समय के लिए होती है। तो जो रिवॉल्यूशन है, क्रांति है, वो क्या है, व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए जो काम करते हैं वो है क्रांति, परिवर्तन लाने के लिए। और ये अचानक होता है और ये बहुत कम समय के लिए भी होता है, ठीक है। लेकिन रिवोल्ट से थोड़ा ज़्यादा समय के लिए होता है ये। तो ये हो गया रिवॉल्यूशन। तीसरा चीज़ क्या देखेंगे हम लोग, तीसरा चीज़ देखेंगे इवोल्यूशन, है ना। इवोल्यूशन यानी क्या होता है, उद्विकास। एक तो आंदोलन भी देखेंगे, विद्रोह हो गया और क्रांति हो गया
अब क्या देखेंगे, आंदोलन। ये कुछ कुछ शब्दों को समझ लेते हैं, बाद में सरलता जाएगा फिर। आंदोलन क्या है, तो आंदोलन में पहली चीज तो नेतृत्व करता होंगे। विद्रोह कहीं भी हो जाएगा, कोई भी आदमी नेतृत्व कर देगा, एक छोटे छोटे जगह पे हो जाएगा विद्रोह, है ना, और छोटे छोटे जगह में छोटे छोटे लोग छोटे विद्रोह के लिए कोई भी नेतृत्व कर देगा। लेकिन आंदोलन क्या होता है, एक पूर्व नियोजित होता है, पूर्व नियोजित योजना बनाए रहते हैं, और इसका नेतृत्व करता लगभग एक ही होता है, मतलब कोई ग्रुप या एक व्यक्ति या एक संस्था ये आंदोलन का नेतृत्व करती है, ये पूर्व नियोजित होता है। और क्या होता है, इनका एक लक्ष्य होता है बड़े पैमाने पे, और इस आंदोलन में शायद नहीं, हिंसा नहीं होती, तब ये आंदोलन है। ठीक है, तो ये आंदोलन हो गया। अच्छा, हम लोग क्या क्या देख लिए, विद्रोह देख लिए, इवोल्यूशन देख लिए, मतलब नहीं, विद्रोह देखे, क्रांति देख लिए, आंदोलन देख लिए। अब क्या बचा, एक शब्द और बचा, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है ये भी देख लेते हैं। तो इवोल्यूशन किसको बोलेंगे, उद्विकास। ठीक है, उद्विकास ये क्या है, ये भी चेंज है, क्रांति जैसे चेंज है, व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए, ये भी उद्विकास मतलब चेंज होता है। लेकिन ये लंबे समय के लिए होता है, लंबे समय के लिए, और ये धीरे धीरे, बहुत धीरे। जैसे जब मनुष्य नहीं था, तो मनुष्य क्या था, बंदर था, एप था, कपी मानव। तो मनुष्य का जो उद्विकास हुआ, मनुष्य का जो विकास हुआ, उसको बोलेंगे इवोल्यूशन। मनुष्य का उद्विकास हुआ, बहुत लंबे समय तक मनुष्य के में शारीरिक, भौतिक, मानसिक सारी चीज़ों में परिवर्तन जो आया, उसको बोलेंगे उद्विकास। तो ये उद्विकास है, इसको बोलेंगे इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये समझ आ गया। ये सब चीज़ को, जो मानव उद्विकास है, एप जब मानव नहीं था तो क्या था, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, ये सब आएगा चैप्टर में, पढ़ते जाएंगे। तो ये हो गया कुछ कुछ शब्द जो 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति, है ना। अच्छा, इसके कारण क्या थे, तो किसी भी घटना के दो कारण होते हैं, एक तो आधारभूत कारण हो जाएंगे। कौन से कारण होंगे, आधारभूत। और दूसरा कौन कारण होगा, दूसरा कारण होगा तत्कालिक कारण। ठीक है, आधारभूत कारण, तत्कालिक कारण। अच्छा, आधारभूत कारण क्या है, मेंस में लिखने के लिए भी बहुत उपयोगी है। आधारभूत कारण सभी चीज़ों के आधारभूत कारण होते हैं। आधारभूत कारण दैट मीन पृष्ठभूमि ही है। तो एक तो सामाजिक कारण, आर्थिक और राजनैतिक, और ये धार्मिक। अच्छा, 1857 के विद्रोह में सैन्य कारण भी था प्रमुख। क्या था, सैन्य कारण। ठीक है, अब एक एक चीज को देख लेते हैं कि सैन्य कारण क्या था, सामाजिक कारण क्या था, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, ये चीज देख लेते हैं। ठीक है, आर्थिक तो हम लोग देख चुके हैं कि बुलियन का आना बंद हुआ, कृषि में इन लोग कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिए, तो आर्थिक व्यवस्था ऐसी, उद्योग धंधे व्यापार सब चौपट हो गए। इनको पूरा कर नहीं देना पड़ता था, यहाँ के व्यापारियों को कर देना पड़ता था। तो आर्थिक चीज को तो देख लिए हैं। ठीक है, अब क्या क्या देखेंगे, राजनीतिक देख लेते हैं। तो जो राजनीतिक कारण था उसको कैसे देखेंगे, तो राजनीतिक कारण को देखने के लिए थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, मिटा दूँ क्या, चलो मिटा देता हूँ आधारभूत कारण के बाद से। तो राजनीतिक कारण का था कि इन यूरोपियों ने, इन अंग्रेजों ने क्या किया, जो शासक वर्ग थे भारत के, उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया, शासक वर्गों को परेशान किया। भारत में जो उस समय मुगल बादशाह थे, उनका बहुत सम्मान किया जाता था पूरे देश में, उनको राजा के तौर पे माना जाता था, है ना। तो क्या हुआ, जो मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह का क्या करना शुरू किए, इन लोग डिसरिस्पेक्ट शुरू कर दिए, रिस्पेक्ट देना ही बंद कर दिया, डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, सबसे पहला व्यक्ति कौन था, एमहर्स्ट था, जिन्होंने आदर करना बंद कर दिया, वरना ये लोग भी बहुत आदर के साथ पेश आते थे मुगल बादशाह के सामने, एमहर्स्ट। दूसरा व्यक्ति तो मान लो जो डलहौजी था, वो तो यहाँ तक अति कर दिया कि उन्होंने लाल किले से निकलने की धमकी भी दे डाली मुगल बादशाह को, लाल किले से भग जाओ, उपाधि छीनने की धमकी, ये बहुत सारा कृत्य किया है डलहौजी। तो क्या किया,
मुगल बादशाह के लिए डिसरिस्पेक्ट। इसके नीचे जो राजा थे, छोटे मोटे राजा, उसके लिए कौन सी नीति लाई इन्होंने? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की। इससे सभी छोटे मोटे राजा परेशान, गुस्सा, और सीधी सी बात है, राजा गुस्सा मतलब जनता में आक्रोश तो रहेगा इनके प्रति। ये 1857 की पृष्ठभूमि है घटनाओं की, क्यों घटी, तो ये भी मान सकते हैं कि राजाओं के प्रति डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स मतलब हड़प नीति लाया कि जिनके उत्तराधिकारी नहीं होते थे उनके राज्य को हड़प के अपने राज्य में मिला लेते थे। तीसरे जो पद थे ये शासक वर्ग हैं, सबसे ऊपर मुगल बादशाह थे, फिर राजा थे, फिर नीचे में कौन आएंगे? जमींदार। जमींदार के लिए क्या किए थे इन लोग? इनाम कमीशन लाए थे। इनाम कमीशन के तहत मुंबई में लाए थे 1854 में, ठीक है, मुंबई में। इसके तहत क्या किए? जमींदारों से जमींदारी छीन लिए, इनकी जमीन छीन लिए, जमींदारी छीन लिए। तो जमींदार वर्ग में गुस्सा, जमींदार वर्ग में गुस्सा मतलब आसपास के पूरे क्षेत्र में गुस्सा, ठीक है। जमींदार कम से कम जो लोग थे उनसे जुड़े तो होते थे ये जमींदार जो होते थे, क्योंकि इनको जनता के बीच में ही रहना होता था तो उनकी सहभागिता बनी हुई थी। लेकिन इनाम कमीशन के आने से जमींदारों में गुस्सा, जमींदारों से लोगों में गुस्सा। और क्या लाए थे? तो एक लाए थे दुरस्थ जमींदारी, या सूर्यास्त नियम भी बोलते हैं इसको, सूर्यास्त कानून या दुरस्थ जमींदारी। दुरस्थ जमींदारी या सूर्यास्त कानून, ये क्या है एक्चुअल में? तो ये है कि एक तय समय के लिए फिक्स कर दिए लोग, ठेकेदारी प्रथा ला दिए कि मान लो ये जमीन है तो इसके लिए क्या होता था, बोली लगाते थे और 10 लाख रुपए शाम के डूबते तक, सूर्य के डूबते तक, निर्धारित होता था 1 महीना 1.5 महीना, वहां तक इसको देना ही पड़ता था। तो यहाँ जो जमींदार रहते थे, है ना, अब जमींदार किन के बीच के थे? जनता के बीच के ही जमींदार थे। तो इनसे इतने दबावपूर्वक इतनी बड़ी राशि को वसूल नहीं पाते थे, 10 लाख रुपए को। तो क्या करते थे? बोली लगवाते थे अंग्रेज लोग, और जो दूर में बैठा जो व्यापारी होता था वो इसको ठेकेदारी लेता था, जो यहाँ नहीं रहता है वो तो क्रूरता के साथ भी वसूल लगे इनको। तो इसी को बोलते हैं अनुपस्थित जमींदारी भी बोलते हैं, अनुपस्थित जमींदारी। क्या बोलते हैं? अनुपस्थित जमींदारी भी बोलते हैं, दूरस्थ जमींदारी भी बोलते हैं, और इसी को सूर्यास्त कानून भी बोलते हैं। तो ये भी था जमींदारों को गुस्सा करने के पीछे। तो राजनीतिक कारण क्या क्या हो गए? ये सब राजनीतिक कारण हो गए 1857 की घटना के। क्या कारण देख चुके हैं हम लोग? एक देख चुके हैं कृषि वाला, है ना, आर्थिक वाला देख चुके हैं, आर्थिक व्यवस्था के लिए। अब क्या कारण हो गया हमारा? राजनीतिक हो गया। दूसरा क्या कारण हो गया? आर्थिक भी देख लिए। तीसरा देखेंगे सामाजिक। सामाजिक कारण में क्या क्या था? तो सामाजिक कारण में था कि भारतीयों को रेलवे के प्रथम जो श्रेणी का डिब्बा होता था, श्रेणी ए का डिब्बा, वहां बैठने का कोई अधिकार नहीं था, ठीक है, नहीं बैठ सकते थे। दूसरा क्या था सामाजिक कारण में? उस समय जो सती प्रथा थी, सती प्रथा, है ना, बेंटिक ने बंद किया था इसको, सती प्रथा को, सती प्रथा, बाल विवाह, इस पर अंग्रेजों ने क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। एक्चुअल में ये काम बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन उस समय ये समाज का एक हिस्सा बन गया था। तो समाज के लोग अपने धार्मिक किसी भी चीज़ में, सामाजिक चीज़ों में हस्तक्षेप पसंद नहीं करते थे, ये भी गुस्सा का कारण बना, ठीक है। तीसरा चीज़ था जो अंग्रेजों की कॉलोनियाँ हुआ करती थी। एक चीज़, एक वर्ड से हम समझ सकते हैं कितना ज़्यादा सामाजिक विभेद था, अंग्रेज लोग कितनी हे दृष्टि से देखते थे। एक बोर्ड करवाते थे जहाँ उनकी कॉलोनियाँ होती थी, लिखा होता था उसमें डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड, ऐसा लिखा होता था। कितनी तकलीफदेह बात है। तिलक जी ने यहाँ तक बोला, तिलक जी ने बोला था कि कोई भी आत्मसम्मान से युक्त व्यक्ति 1 घंटे भी अंग्रेजों के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये तिलक जी का कथन था। तो सामाजिक कारण तो देख लिए, इतना सारा सामाजिक कारण था, है ना। 1857 की घटना का है ये जो लोगों में आक्रोश पैदा हो रही, इन्हीं सब घटनाओं के कारण लोगों में आक्रोश पैदा हुआ और 1857 की इतनी बड़ी घटना घटी, है ना। अच्छा, अब क्या देख लिए हम लोग? सामाजिक कारण देख लिए, आर्थिक कारण देख लिए, राजनीतिक कारण देख लिए। अब क्या देखेंगे? सैन्य कारण देखेंगे।
क्योंकि जो 1857 की घटना थी उसका सैन्य कारण भी था। तो सैन्य कारण क्या था? एक तो सैलरी जो था उसमें विभेद था। अंग्रेज सिपाहियों की सैलरी अलग थी, भारतीय सिपाहियों की सैलरी अलग थी, इनका प्रमोशन नहीं होता था, है ना। इन सब घटनाओं पे जब 1857 की घटना को पढ़ेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे। जो 1854 का क्या था, डाकघर अधिनियम, इसको भी पढ़ेंगे। डाकघर अधिनियम क्या था, घोड़े में कैसे सैनिक जाते थे, ये सब पढ़ेंगे। तो 1854 का डाकघर अधिनियम सैनिकों के बीच एक बहुत बड़े रोष का कारण बना। दूसरा एक ठो और एक्ट था 1856, ये 54-56 को इसकी घटना है, डलहौजी के समय की घटना है, ठीक है। तो जो सेना भर्ती एक्ट था 1856 का सेना भर्ती एक्ट, इसमें भी बहुत विभेद था, इसको भी देखेंगे। इस कारण सैनिकों में गुस्सा था, है ना। और गुस्से का कारण क्या मान सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा सिपाही कहाँ के होते थे, तो अवध के सिपाही होते थे, वो भी कैसे, ब्राह्मण सिपाही होते थे सबसे ज़्यादा। इनको बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था, ठीक है। और सबसे ज़्यादा 1857 में कहाँ विद्रोह होगा, तो भाई जहाँ सबसे ज़्यादा सिपाही होंगे वहीं विद्रोह होगा। तो सबसे ज़्यादा सिपाही अवध में, तो अवध में ही सबसे भयंकर रूप देखने को मिलेगा जब 1857 की घटना को पढ़ेंगे तो, ठीक है। और एक दो कारण हो गए, जैसे सैनिकों के उसमें ईसाई पादरी को रखते थे, ठीक है, तिलक लगाने के लिए मना करते थे, पगड़ी के लिए मना करते थे, और इनको समुद्र भेज देते थे। और जबकि उस समय भारत के मान्यता थी कि समुद्र पार करके जाना अशुभ माना जाता था। तो ये सब चीज़ें थी जब म्यांमार भेजते थे यहाँ के सैनिकों को। तो सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, ये कारण हुए 1857 की घटना के। अच्छे से देख लिए इसको, कैसे घटना हुई, कैसे कैसे घटी, है ना। 1857 के बाद क्या हुआ, इतना बड़ा विद्रोह था कि अंग्रेज लोग डर गए, और अंग्रेजों ने सोचा कि हम लोग ऐसे ही शासन नहीं कर पाएंगे यहाँ। तो अंग्रेज लोगों ने क्या किया, अंग्रेज लोग सोचे कि यहाँ जनता की नब्ज को जानना पड़ेगा। और ऐसे कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा कि कांग्रेस का निर्माण शुरू में कांग्रेस का निर्माण करने के पीछे इन लोग का मंशा यही था कि समाज को समझ पाए इन लोग, है ना, अंग्रेज लोग। तो 1857 की घटना के कुछ साल बाद ही 1885 में क्या हुआ, कांग्रेस का गठन हुआ। अच्छा, किसके सहयोग से, तो ए ओ ह्यूम के सहयोग से। इसको ही कांग्रेस का पिता या जनक भी बोला जाता है, ठीक है। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डफरिन, ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ए ओ ह्यूम और लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर जनरल थे। तो कांग्रेस 1885 में बना। इसके प्रमुख अधिवेशन हुए 1885 के बाद, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। शायद वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे की वीडियो में आगे की घटनाओं का चर्चा करेंगे। तो जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो कैसे हुआ वो देखते हैं थोड़ा सा। तो कांग्रेस का अधिवेशन एक्चुअल में 1885 के आते आते अंग्रेजों का विस्तार हो गया था, देश के कुछ हिस्सों को छोड़ के पूरा विस्तार हो गया था, ठीक है। और अंग्रेजों की कुछ प्रेसिडेंसियाँ निर्मित हो गई थी। एक मुंबई प्रेसिडेंसी थी। कौन सी प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी। दूसरी मद्रास प्रेसिडेंसी थी। तीसरी बंगाल प्रेसिडेंसी थी। बंगाल बहुत बड़ा था ना, तो बंगाल प्रेसिडेंसी थी। 3 प्रेसिडेंसी निर्मित हो गई थी। एक इलाहाबाद, ऊपर में, सॉरी यहाँ होगा इलाहाबाद, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। एक इलाहाबाद थी। इलाहाबाद भी एक प्रेसिडेंसी के रूप में इन लोग विकसित कर रहे थे। एक्चुअल में ये सैन्य प्रेसिडेंसी के रूप में देख सकते हैं। जो तत्कालिक कुछ सेना वेना से संबंधित चीज़ होता था इलाहाबाद में रखते थे। क्यों इलाहाबाद में रखते थे, तभी पढ़े हैं कि सबसे ज़्यादा सिपाही कहाँ के होते थे, अवध के होते थे। तो सैन्य साज सामान कहाँ रखेंगे, तो इलाहाबाद में रखेंगे, इलाहाबाद, ठीक है। तो मुंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास, बंगाल और इलाहाबाद प्रेसिडेंसी। तो जो सबसे पहले कांग्रेस का अधिवेशन होगा वो कहाँ होगा, तो 1885 यहीं बना कांग्रेस। और क्या हुआ, 1885 में पहला अधिवेशन हुआ। 1885 के बाद दूसरा अधिवेशन कहाँ होगा, कलकत्ता में होगा। तो कलकत्ता में 1886 में होगा, है ना। तीसरा अधिवेशन कहाँ होगा, यहाँ मद्रास में होगा। ये कब होगा, 1887 में होगा। इलाहाबाद में 1888 में होगा, ठीक है।
अच्छा, जगह तो पता चल गया हमको कि 85 के बाद सीधे कलकत्ता, उसके बाद नीचे मद्रास, फिर ऊपर इलाहाबाद, यहाँ अधिवेशन हुए कांग्रेस के। लेकिन यहाँ अध्यक्ष कौन थे? तो इसको एक फार्मूला है, उसको याद कर सकते हैं, बंटू करके एक फार्मूला है, ठीक है, बंटू। बी ए से बनर्जी, जो मुंबई में कांग्रेस के अध्यक्ष थे अधिवेशन के, वो कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी साहब, व्योमकेश चंद्र बनर्जी भी बोलते हैं इसको। दूसरे एन से क्या हो गया? ये पहला हो गया। दूसरे कौन हो गया? नौरोजी। दूसरा अधिवेशन बंगाल कलकत्ता में, तो कौन हो गया? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। तीसरे अधिवेशन कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ। यहाँ के अध्यक्ष कौन थे? टी। टी से कौन? तैयब, बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब साहब जी, ठीक है। जो चौथा अधिवेशन हुआ उसमें कौन रहेंगे? तो ये यू है, जो जॉर्ज यूले नाम का ब्रिटिश था, वो था जॉर्ज। पहला कांग्रेस था, जो ब्रिटिश था, जो यहाँ कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बना, जॉर्ज यूले, ठीक है। तो ऐसे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया जॉर्ज यूले 1888 की ये घटना। वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए आगे की क्लास में हम 1905 की घटना देखेंगे। 1905 में क्या क्या घटा, 1905 के बाद अधिवेशन देखेंगे 5 का, फिर 6 का देखेंगे अधिवेशन, 7 में सूरत का विभाजन, कांग्रेस का विभाजन देखेंगे, 8 में कैसे कांग्रेसों ने दमन किया गरम दल के नेताओं का, फिर जेल भेजे, मांडले जेल, वर्मा, गीता रहस्य की रचना, फिर 9 में कैसे मिंटो आया, माले मिंटो का जो रिफॉर्म दिए, सुधार दिए, ये सब क्यों आ रहे थे, एक्चुअल में हो क्यों रहा था ऐसा चीज़, तो ये सब आगे देखेंगे। 1919 का देखेंगे, दलित पूना पैक्ट देखेंगे, फिर गांधी जी का भारतीय राजनीति में वो देखेंगे, आगमन देखेंगे। इन सब चीज़ों में गांधी जी का भी कोई स्थिति नहीं। 1893 में गांधी जी वहाँ गए थे अफ्रीका। 1893 में प्रमुख घटनाएं हुई थी। एक तो विवेकानंद जी शिकागो गए थे। विवेकानंद जी कहाँ गए थे? शिकागो गए धर्म सम्मेलन में। 1893 में महात्मा गांधी कहाँ गए? अफ्रीका गए महात्मा गांधी। और जो तीसरे थे एनी बेसेंट, वो भारत आई। एनी बेसेंट जो थी भारत आई, है ना, भारत आई। तो 1893 की ये घटना देख सकते हैं कि 3 बड़ी घटनाएं हुई। और जो कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष हुए, अभी अध्यक्ष के बारे में बात कर रहे थे, कुछ छोटी सी जानकारी हम देख ही लेते हैं। जॉर्ज यूले कब बने वो आप देख चुके हैं। उसके बाद कौन कौन बनेगी? महिला जो बनेगी वो बनेगी, उसको देख लेते हैं। जो एनी बेसेंट थी, वो एनी बेसेंट कब बनेगी? 16 में होम रूल लीग आया, 16 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, है ना, अंबिका चरण मजूमदार जो 16 में हुआ, फिर वही लखनऊ अधिवेशन। और 17 में जो था 1917 के अधिवेशन में, वहाँ बनेंगी एनी बेसेंट। इनके 8 साल बाद, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद मतलब 1925 में कौन बनेंगी? सरोजनी नायडू। इनके 8 वर्ष बाद, ठीक है, 8 5 13 1933, यहाँ कौन बनेंगी? तो बनेंगी गुप्ता, क्या गुप्ता करके है, आयरिस, ये गुप्ता करके थी, एक सेकेंड। 1933 में कौन बनी थी? तो नेल्ली सेन गुप्ता, ये ब्रिटिश थी, है ना, ब्रिटिश थी, 1933 में बनी, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष का अंतर था। अच्छा, एनी बेसेंट कहाँ बनी, कौन से अधिवेशन में? तो ये कलकत्ता। सरोजनी नायडू कानपुर। और ये कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता अधिवेशन। तो कौन कौन से अधिवेशन में बने? कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता, ठीक है। इन सारे अधिवेशन में लगातार इन लोग बने। और ये वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो गया। अगले कक्षा में हम लोग बाकी सब चीज़ों को देखेंगे, 1885 के बाद की घटनाओं को देखेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेंगे। 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजनी नायडू कानपुर, और नेल्ली सेन गुप्ता कलकत्ता में 1933, ठीक है। 8-8 वर्ष का अंतर है इनका। और पहले जो व्यक्ति थे जॉर्ज यूले, उनको देख लेना, ठीक है। बंटू का जो फार्मूला था, ये यूले साहब जो हैं ये बने थे, है ना। ये 85 में, 86 में, 87 में, ये हुए थे 88 में।
तो 1888 में कौन बने थे? जॉर्ज यूले। ठीक है, और कहाँ हुआ था अधिवेशन? बताया था इलाहाबाद में होगा। ठीक, ये अधिवेशन ऐसे हुए थे। और आगे की क्लास में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा। पूरे भारत का इतिहास हम आगे सभी कक्षाओं में देखेंगे, लाइन से देखेंगे भी। पूरा संपूर्ण भारत की एक रूपरेखा खींच लेते हैं। फिर प्लासी के युद्ध क्यों हुआ, किसके किसके बीच हुआ, कारण क्या था, सिराजुद्दौला ही क्यों बना, फिर अलीवर्दी, मुसू, सारे चीज़ों की घटना देखेंगे। 1857 को देखेंगे, बाकी सब एक एक घटनाओं का विस्तार देखेंगे। अभी लगातार 1885 के बाद भी ऐसी रूपरेखा खींचते जाएंगे, उसके बाद हमको एक आइडिया हो जाएगा, फिर आगे की पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।